नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर जाकर खबरों की बारीकी से पड़ताल करते हैं और उसके बाद वो खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए रिपोर्टर्स लाइव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तंज कसा। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शुभम भोगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जम्मू संभाग में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सैकड़ों लोग जो हैं वो इस जनसभा में पहुंचे और इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से सवाल किया कि क्या आपको याद है वो दिन जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी तो यहाँ से कांग्रेसी जो थे वो सफेद झंडे दिखा देते थे। वही उन्होंने कहा कि आप वो वक्त याद करिए जब यहाँ पर गोलियां बरसाई जाती थी और आज बॉर्डर जो है वो पूरे तरीके से शांत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नुमाइंदों के लिए वोट मांगे और कहा सबका साथ सबका विकास। फिलहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि आज 28 तारीख है और आज प्रचार का लास्ट तारीख है और अब किस तरीके से पहली तारीख को किस पर विश्वास करेगी जनता जम्मू कश्मीर की, किस और वोट जाएगा, ये फिलहाल देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। पीएम मोदी ने हरियाणा के हिसार में रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। क्या कुछ कहा, बता रहे हैं संवाददाता बीएस गुलियानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के हिसार में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक विशाल रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कांग्रेस वाले आपसे किसानों के बारे में बात करें तो आप उन्हें कर्नाटक, तेलंगाना आदि अन्य राज्यों का जिक्र करें और पूछें कि वहां पर उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। मोदी ने कहा कि जब किसानों की बात हो तो उनसे कहें जाकर कि आपके हरियाणा में जो है 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, लेकिन बाकी जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर 1 या 2 फसल ही एमएसपी पर खरीदी जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह से किसी भी राज्य का सुधार नहीं कर सकती। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उपराज्यपाल को बाहरी बताया और तंज कसा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शुभम भोगल। के बिश्नाह में आज प्रियंका गांधी जी ने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आपको बताते चले तो बिश्नाह से जनता को संबोधित करते समय प्रियंका गांधी ने जो है वो निशाना जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा। साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री जी जब भी स्टेज पर बोलते हैं, चाहे उनके गृह मंत्री बोलते हैं, तो कम से कम 45 मिनट जो है वो हमारे परिवार की बात करते हैं। वो ये बात नहीं करते कि मुद्दे क्या है जम्मू कश्मीर के, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा पर जो है वो साफ तौर पर निशाना साधा। वही प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले स्मार्ट मीटर पर जो है वो वार होगा, जो यहाँ पर बेरोजगारी है उस पर वार होगा और हमारे जम्मू कश्मीर का जो दर्जा था वो एक बार फिर से जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम भोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को हरियाणा में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बीएस गुलियानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए जम्मू गए थे। वहां पर बारिश हो रही थी, जिसके चलते वो हवाई अड्डे के अंदर चले गए। तभी वहां किसी व्यक्ति ने उन्हें कहा, योगी साहब राम राम। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो एक मौलवी था। योगी ने कहा कि ये धारा 370 हटाने का प्रभाव है। जब मैंने मौलवी के मुंह से राम राम सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद सारा माहौल सामान्य हो चुका है और अब वहाँ किसी तरह का भी कोई भेदभाव नहीं है। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा सांसद राजीव रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद की जान पर खतरा बताया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी सांसद राजीव राय को पाकिस्तान के नंबर से धमकी दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में आज सपा सांसद राजीव राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। कहा कि जब एक सांसद को धमकी मिल रही है तो ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा का क्या होता होगा। दरअसल बीते दिनों सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी घोषी सांसद राजीव राय को फोन नंबर से धमकी मिली थी। इस मामले में सांसद ने मुकदमा दर्ज करा दिया है और इस मामले में पुलिस जांच भी कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। इजराइल ने बेरूत में हमला कर हिजबुल्लाह को ठिकाने को तबाह कर दिया। ज्यादा जानकारी देने संवाददाता शिवम दुबे। इजरायली वायुसेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया है और आपको बता दें कि इस हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 80 बम दागे थे। आपको बता दें कि इजरायली सेना का कहना है कि ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया गया। हमलों में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया गया था, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो उस समय कमांडेंट सेंटर में ही था। इजरायली ने दावा किया है कि इस मामले में हिजबुल्लाह चीफ मारा गया है। हालांकि इस पर हिजबुल्लाह की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इजरायली मीडिया का यह कहना है कि हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 से ज्यादा बम गिराए गए और हर बम का औसतन जो वजन था वो 1 टन था। बंकर को भेदने वाले बमों का भी इस्तेमाल किया गया। इस भीषण हमले में नसरल्लाह की मौत हो गई। इसके साथ ही हसन नसरल्लाह की बेटी जैनब नसरल्लाह के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इस हमले के बाद इलाके में धुएं के गुबार सा छा गया। आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। सड़क मलबे में तब्दील हो गई और करीब 6 इमारतें ध्वस्त हो गई। तो इजराइल और लेबनान की राजधानी बरूच में जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है उससे पूरी तरीके से हिजबुल्लाह की कमर को तोड़कर रख दिया है। और इजराइल की इस अटैक में जिस तरीके से कमांडेंट पर इजराइल ने टारगेट बनाया है उससे कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह का जो कमर है, मनोबल है, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ में शिवम दुबे, इंडिया वॉइस। बीजेपी सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के द्वारा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 128 किलोमीटर न्याय यात्रा निकाली जा रही है। क्यों निकाली जा रही है ये यात्रा, बता रहे हैं संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। कांग्रेस की न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। न्याय यात्रा आज गुरु घासीदास बाबा और शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान से पूजा पाठ करने के बाद आज न्याय यात्रा प्रारंभ हुई। इस न्याय यात्रा में दीपक बैज, टी.एस. सिंह, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा सहित अनूप नाग सहित बड़े बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कांग्रेस इस न्याय यात्रा के माध्यम से दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को में अपना परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास कर रही है। और जिस हिसाब से इस न्याय यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं और लोगों की कांग्रेस की बात को सुन रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत गदगद है कि विष्णुदेव की जो सरकार के 9 महीने में जो कार्यकाल में जो जितने भी जो घटनाएं घटी, 10 जून को बलौदाबाजार में और बलौदाबाजार जिले में टोनी प्रकरण में लगभग 4 लोग की सामूहिक हत्या और उसके बाद लगातार महिलाओं के साथ जो हो रहा है बिगड़ती कानून व्यवस्था से बहाना मारकर कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। न्याय यात्रा जो है आज का दूसरा दिन था और यह न्याय 2 अक्टूबर को बलौदाबाजार से होते हुए यह 2 अक्टूबर को रायपुर में समापन होगा, जहां पर केंद्रीय नेतृत्व के बड़े बड़े नेता इस न्याय यात्रा को संबोधित करेंगे। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। उत्तराखंड राज्य में युवा बेरोजगारी हमेशा ही राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय रही है। वहीं धामी सरकार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। क्या है खबर, बता रहे हैं संवाददाता अभय कैथुरा। हमेशा ही युवा बेरोजगारी सरकार के लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि धामी सरकार ने ऐसे आंकड़े यहाँ पर पेश करे जो रिवरकोट के जो आंकड़े आए पर आए वो राज्य की सरकार के लिए राहत भरे कहे जा सकते हैं। 15 से 29 साल युवा वर्ग के जो ये रोजगार के जो आंकड़े हैं उसमें 4% बेरोजगारी दर में कमी यहाँ पर आई है। ये समझा जा सकता है कि बेरोजगारी दर पहले 14% से ऊपर हुआ करती थी, आज 9% यहाँ पर आ गई है। और जिस प्रकार से राज्य सरकार लगातार भर्तियां निकालने का दावा कर रही है तो ऐसा समझा जा सकता है कि धामी सरकार के आंकड़े युवाओं के लिए राहत भरे कहे जा सकते हैं, सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में। लेकिन विपक्ष
अब भी सरकार के उन आंकड़ों की बाजीगरी का अभिनय काम कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि बजट सत्र के दौरान सरकार ने जो दावे किए थे, जो आंकड़े पेश किए थे, उस पर राज्य भर के जो तमाम क्रम है या रोटियां हैं, उसमें 70,000 से ज्यादा पद खाली है। ऐसे में सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर युवाओं को झांसे में लेने का काम कर रही है। जबकि मैनपुरी पहुंचे पर्यटन व संस्कृति विभाग मंत्री जयवीर सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने अफजाल अंसारी के गांजा वाले बयान पर कटाक्ष किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि योगी जी जम्मू कश्मीर में जाकर क्या करेंगे, उन पर तो यूपी भी नहीं संभाली जा रही है। तो वहीं नवरात्रों को लेकर उन्होंने कहा है कोई भी किसी तरीके की किसी मंदिर में आयोजन में धर्म स्थल में कोई खगल नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है और लगातार हर दिन नवरात्रों में हर मंदिर पर एक भव्य आयोजन की तैयारी सरकार द्वारा कराई जाएगी। तो वहीं अफजाल अंसारी के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जिस तरीके के बयान आ रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी धर्म है परंपरागत तरीके से जो त्योहार हैं उनको मनाया जाएगा। फिलहाल जो 17 से 19 को लेकर जो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का बीता है, अभी तक लोग इसका ध्यान में है और वो भूले भी नहीं है। इन सभी बातों को लेकर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने बयान में कहा है कि लगातार अखिलेश यादव जो बयान कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। मैनपुरी से इंडिया वॉच के लिए। वाराणसी नगर निगम ने कार्रवाई कर कई भवनों को गिराने का काम किया है। भवनों को क्यों गिराया जा रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। वाराणसी में जर्जर मकानों को ध्वस्तीकरण किए जाने का नगर निगम का कार्रवाई आज जारी हो चुका है। बीते कुछ दिनों पूर्व वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के समीप पुराने जर्जर मकान के गिर जाने से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें लगभग 9 लोगों के बुरी तरह घायल होने की मामला सामने आया। जिसके बाद वाराणसी नगर निगम प्रशासन ने नींद खोली और उसके बाद पूरे वार्डवार पूरे वाराणसी नगर निगम के क्षेत्र में इस ऐसे जर्जर मकानों को चिन्हित कर उनको ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत पूरे जर्जर मकानों के ध्वस्तीकरण किए जाने को लेकर के वाराणसी में लगभग 75 ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया जो अति जर्जर कंडीशन में थे, बड़े हादसे हो सकते थे। इनको लेकर के वाराणसी नगर निगम ने आज कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक जर्जर मकानों को गिराए जाने के लिए नगर निगम की पूरी टीम बुलडोजर के साथ पहुंची, जिसके बाद वहां पे मौजूद मकान मालिक व किराएदारों के द्वारा इस कार्रवाई को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। चाइनीज लहसुन की तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लेकिन क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले के खनुआ बॉर्डर पे लहसुन की तस्करी जोरों पे चल रही है। 3 सुरक्षा एजेंसियां होने के बावजूद भी लहसुन जो कि चाइनीज लहसुन है उसको खाने से दिक्कत भी होती है, लेकिन इस तरह से लहसुन की तस्करी टेम्पो पे लाद के हो रही है जो नेपाल से भारत में लाया जा रहा है। जबकि 3 सुरक्षा एजेंसियाँ बॉर्डर पे निगरानी के लिए कराती हैं, लेकिन इस तरह से लहसुन की तस्करी जोरों पे चल रही है। तो वहाँ की प्रशासन है जो बॉर्डर पे लगी हुई है तस्करी रोकने में नाकाम हो रही है। मेरठ में गन्ना समिति डेलीगेट्स के चुनाव में किसानों के 102 पर्चे कैंसिल हो गए। इसे लेकर पूरी रात थाने पर धरना दिया गया, लेकिन पर्चे कैंसिल होने का कारण क्या है, बता रहे हैं संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ में गन्ना समिति डेलीगेट्स चुनाव को लेकर के 102 पर्चे कैंसिल होने के बाद लगातार किसान गुस्सा में होने के बाद यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। थाना परतापुर क्षेत्र है, ये परतापुर का क्षेत्र है जहाँ किसान करीब 24 घंटे से धरने पर बैठे हैं। इसको लेकर किसानों से धरना खत्म करने का आग्रह किया गया, लेकिन वो नहीं माने। सुबह किसानों ने थाने में ही कढ़ाई चढ़ा दी, गोभी के पकौड़े तले। फिलहाल 24 घंटे धरने को जारी हो गए। राकेश टिकैत कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। जो पर्चे कैंसिल किए गए तो इनको बहाल किए जाए, इनकी ये मांगे हैं। आपको बता दें मेरठ में गन्ना समिति डेलीगेशन की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। 80 गांवों में 160 पदों यानी हर गांव में 2 पदों पर चुनाव होना है। शुक्रवार को मोदीपुर में पर्चे की स्वीकृति हो रही थी, जब भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये किसान बैठे हैं। ये से परतापुर थाना है, यहाँ पर किसान लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर के यहाँ बैठे हैं। और कुछ ही पल में यहाँ राकेश टिकैत
पहुंचने वाले हैं। देखना अब ये होगा कि आखिर अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर आगे धरना क्या कुछ किया जाएगा। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। फतेहपुर में इंटर की छात्रा के सुसाइड की कोशिश का मामला सामने आया। वहीं कानपुर में इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। क्या था पूरा मामला, क्योंकि छात्रा ने खुदकुशी, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी के फतेहपुर में कॉलेज की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने कार्रवाई का निर्देश दिया तो आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि प्रिंसिपल अभी पुलिस पकड़ से दूर बताया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों फतेहपुर जिले में सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की एक छात्रा ने कॉलेज की बिल्डिंग की दूसरे तल्ले से छलांग लगा दी थी, जिसमें वह बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। छात्रा के परिजनों का बड़ा आरोप था कि स्कूल का बस ड्राइवर उसके साथ अश्लील हरकत करता है और प्रताड़ित किया करता है। इस मामले में जब छात्रा ने प्रिंसिपल से शिकायत किया तो उसकी शिकायत को सुनने के बजाय उसे ही डांटा डपटा गया, जिससे क्षुब्ध। बड़ी खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां एक मकान के अंदर मां बेटी का शव बरामद किया गया। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। बड़ी खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें, हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के गांव खिचरा में एक बंद पड़े मकान में मां और बेटी के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों शव करीब 4 दिन पुराने हैं और जब शवों से बदबू आनी शुरू हुई तो आस पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी कि इस घर से बदबू आ रही है। मौके पर पहुंची धौलाना पुलिस ने जब देखा तो घर के अंदर मां और बेटी के शव पड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि शायद दोनों की हत्या गला घोंटकर की गई है। वहीं डबल मर्डर की सनसनी फैलने के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम, फॉरेंसिक टीम, धौलाना पुलिस के साथ साथ जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों माँ बेटी ही इस घर में अकेली रहती थी और कोई अन्य इस घर में नहीं रहा करता था। वहीं पड़ोस के लोगों ने बताया है कि इस घर में अधिकतर लोगों का आना जाना लगा हुआ रहता था। बताया जा रहा है कि मृतक महिला का नाम कौसर जहां, उम्र 60 वर्ष है और उसकी बेटी का नाम शहजादी, उम्र 30 वर्ष है। फिलहाल पुलिस हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मानसून की वापसी से किसान एक बार फिर बर्बादी की कगार पर पहुंचने पर आ चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विनय मिश्रा। अयोध्या में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वही ग्रामीण अंचलों की अगर बात करें तो रुदौली तहसील क्षेत्र के कई इलाकों में जो है पानी भर गया है खेतों में, जिससे जो है किसानों की फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं और फसलें बर्बाद के कगार पे हैं, क्योंकि धान की फसलें पकने पे थी और पकने के बाद जो है उसमें पानी भर गया है। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि यहाँ पे हजारों बीघे जो है फसलें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं। वही तहसील प्रशासन द्वारा जो है भी सर्वे का कार्य नहीं शुरू कराया गया है, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि जो फसलें जो पानी से बर्बाद हुई है उनका सर्वे आकलन कराने के बाद जो है उनको मुआवजा देने का कार्य किया जाएगा। अब ये देखने वाला होगा यहाँ पे सर्वे का कार्य कब शुरू होता है। और इंडिया वाइज की टीम ने जो है एसडीएम रुदौली प्रवीण कुमार यादव से बात की है, तो प्रवीण यादव ने कहा है कि इस मामले को लेकर के जो है सर्वे का कार्य जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। और यूपी के पीलीभीत के अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और क्या कारण है मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे, बता रहे हैं संवाददाता अमित पाल। पीलीभीत या अदर क्षेत्रों में लगातार बारिश होती चली जा रही है। बारिश के कारण गांव क्षेत्र में पानी भराव के कारण कई बीमारियां फैलती चली जा रही हैं, जैसे कि हमको बता दें वायरल फीवर हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसी कई बीमारियां जो कि फैलती चली जा रही हैं। गांव क्षेत्र में अधिक बीमारियां होने की वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भीड़ लगती चली जा रही है, जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। लेकिन वही पीलीभीत की अगर बात करें तो पीलीभीत में पहले 2000 ओपीडी में मरीज हुआ करते थे। आज सीएमओ के द्वारा बताया गया 2500-3000 तक मरीज आते जाते रहते हैं।
लेकिन पता चला कि उनकी तबीयत अभी तक बिगड़ती चली जा रही है, कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमको बता दें, गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मरीज होने के कारण, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण काफ़ी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे कि अब लगातार रोकथाम की जा रही है। वहीं सरकारी जिला अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में जैसे कि स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो बराबर निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से बीमारियों पर रोक लगाई जा सकती है। देखते रहे इंडिया वॉइस, कैमरामैन निरंकार मिश्रा के साथ। पिछले साल उत्तराखंड में डेंगू की भारी संख्या में मामले देखने के बाद इस बार डेंगू की रोकथाम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, बता रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड वासियों को डेंगू का डंक एक बार फिर परेशान करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अब राजधानी देहरादून की यदि मैं बात करूं तो लगातार जो डेंगू के मरीज हैं वो राजधानी देहरादून में भी निकल कर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की नींद भी इस समय उड़ी हुई है और स्वास्थ्य विभाग की भी नींद इस समय उड़ी है, क्योंकि जो डेंगू का डंक है वो कहीं ना कहीं जनता को परेशान कर रहा है और जनता की परेशानी के कारण जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी भी परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अब प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम जो ऐसी जगह है जहां पर डेंगू का लार्वा पनपता है उनको नष्ट करने के लिए प्रशासन की टीमें लगातार सर्वेक्षण कर रही है और तमाम जो लार्वा है उसको नष्ट। 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बाणगंगा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती उफान पर बनी हुई है, जिसके कारण दर्जनों गांव की हालत खराब हो चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से लगभग दर्जनों गांव में पानी घुस चुका है और लोगों को घर से निकलना दुश्वार हो गया है। लोग अपने खाने पीने के सामान तक जो है पानी में घुस के जा रहे हैं, तब खाने पीने का सामान लेके बाहर आ रहे हैं, अपने घरों को पहुंच रहे हैं। जिस तरह से बारिश ने तबाही मचाई थी, अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन प्रशासन पहले से ये नहीं चेता था। प्रशासन अगर पहले से चेतता, जब अलर्ट जारी हुआ था तो साफ सफाई होनी चाहिए थी, नालियों की जो व्यवस्थाएं थी उसको साफ करना चाहिए था। लेकिन इतनी भयंकर बारिश हुई, 2 दिनों से लगातार बारिश हो ही रही है, रोडों पे पानी बह रहा है, लोगों के घरों में और दुकानों में पानी घुस चुका है। ऐसे में प्रशासन पहले नहीं चेता, अगर पहले चेता होता तो इस तरह की नौबत नहीं आती। अब देखने की बात यह है कि लोग अपने घरों से कैसे निकलेंगे, खाने पीने के सामान कैसे लाएंगे, और दुकानों पे जो भीड़ लगती थी वो भीड़ भी अब नहीं लग रही है। जिस तरह से दुकानों में भी पानी घुस गया, लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पे हैं। राप्ती सीतापुर में शिकायत पर अवैध अतिक्रमण को कब्जा मुक्त कराने गई तहसील प्रशासन की टीम पर हमला हो गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पंकज। सीतापुर जिला अधिकारी के निर्देश पर सीतापुर के आसपास के जितने भी अवैध कब्जादार हैं और तालाबों पे कब्जा कर रखे हैं, इस अभियान चलाया जा रहा है कि इनको कब्जा मुक्त कराया जाए, जिसको लेकर आज भगवानपुर गांव में तहसील की पूरी टीम गई थी, जहां पर वहां के कुछ ग्रामीणों ने जो है अवरोध पैदा किया और पत्थरबाजी भी। कहा जाता है कि पत्थर से जो है ऑपरेटर जो है जेसीबी का, वो चोटिल भी हुआ है। इसी पर तहसीलदार विनोद का साफ तौर से कहना है कि जो भी इस प्रकरण में खरीद और फरोख्त करने वाले हैं उन सब पर भूमाफिया का भी आरोप, भूमाफिया की कार्रवाई की जाएगी और पूरी जांच पड़ताल के साथ सबको ये कब्जा मुक्त कराने का, कब्जा का लगभग 1 हेक्टेयर तालाब को छुड़ाना था और वहीं पे रास्ते में भी कुछ लोग कब्जा किए होते, उनको लेकर भी छुड़ाने के लिए टीम गई थी। सहयोगी सीएम के साथ पंकज कश्यप, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ रिपोर्टर्स लाइव में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।